कल से यानी 9 मार्च से आपके उदयपुर में कौमी एकता सम्मेलन हो रहा है 2 दिनों का। कल्पना यह है कि देश में जितनी कौमें हैं वो कौमें एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने के लिए हैं या एक दूसरे के साथ चलने के लिए हैं। इसका कहीं फैसला करने की ज़रूरत आ पड़ी है, क्योंकि कौमों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर लड़ाने की एक नई तरह की राजनीति शुरू हुई है। जो राजनीति हम मानते हैं कि देश के लिए बहुत ही घातक है, लोकतंत्र को ख़त्म कर देगी, संविधान को अर्थहीन बना देगी ये राजनीति, क्योंकि इसी राजनीति के कारण अपना देश 2 टुकड़े में टूटा है। ये हम लोगों ने अपने इतिहास में देखा है। इतना खतरनाक है कौमों का एक दूसरे के सामने खड़े होना। इसलिए ये कल्पना की कि अभी जो चुनाव सारे आ रहे हैं, चुनावों का एक लंबा सिलसिला शुरू होने वाला है 24 तक। इन चुनावों में हर तरह के हथियार से समाज को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो कम से कम कुछ ताकतें तो ऐसी सामने आए जो समाज को तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने की बात कहें, ताकि समाज खड़ा हो सके, इन ताकतों का मुकाबला कर सकें। इसलिए ये कौमी एकता सम्मेलन है। राजस्थान की धरती पे हो रहा है तो स्वाभाविक है कि राजस्थान से ज़्यादा लोग इसमें शामिल होंगे, लेकिन देश से चुने हुए 25-30 लोग जो लंबे समय से कौमी एकता की दिशा में काम कर रहे हैं, उनको भी हमने आमंत्रित किया है। कोशिश ये कर रहे हैं कि इस 2 दिन के विचार विमर्श के बाद पूरे देश के लिए एक दिशा देने वाला प्रस्ताव हम पारित कर सकें, देश में प्रचारित कर सकें। और ये भी मैं साथ में कहना चाहता हूँ कि सिर्फ उदयपुर में ये काम नहीं हो रहा है, देश में जगह जगह कौमी एकता की दिशा में काम करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। उसका एक आयोजन आपके उदयपुर में है। मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान के सभी लोग, राजस्थान का प्रेस, मीडिया, राजस्थान की जनता भी और राजस्थान के शासन के लोग भी इस बात की गंभीरता को समझेंगे और इस भावना को आगे बढ़ाएंगे। शक्तिशाली मानते हैं कि राजस्थान में 2007 में अशोक गहलोत जी ने महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की शुरुआत की थी। संभाग स्तर, जिला स्तर, प्रदेश स्तर पर और वार्ड स्तर तक उसका गठन हो चुका है 15 सालों में। अशोक गहलोत जी खुद भी व्यक्तिगत रूप से आपसे बहुत प्रभावित है। जब कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या संभाग के स्टेट के प्रोग्राम होते हैं तो हमने देखा कि कुमार प्रशांत साहब का हमेशा जिक्र करते हैं। अभी पिछले दिनों जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब ने कहा था कि कुमार प्रशांत साहब के साथ जो तरुण सेना में काम कर चुके हैं। हमारे जो राजस्थान के संयोजक के मनीष शर्मा जी वो सिरोही में भी जिला कार्यकर्ता सब में भाग लेके अभी शाम तक यहाँ पहुँच जाएंगे। जो हमारा प्रोग्राम है राष्ट्रीय स्तरीय कौमी एकता उसमें कल आदरणीय कुमार प्रशांत साहब ही आपको विस्तार से बताएंगे इस कार्यक्रम के बारे में। आज ही आप दिन में बॉम्बे से हवाई जहाज द्वारा पधारे हैं। हम साथी कार्यकर्ताओं ने जब को स्वागत किया। उसके पश्चात हमारा जो कलेक्ट्रेट में कार्यालय है इंसा प्रकोष्ठ का वहाँ पे विजिट किया, कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। उसके बाद पत्रकार मित्रों से बात करें आदमी कुमार प्रशांत साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने जितनी बात कही वो सुनी मैंने, लेकिन मैं सीधे कांग्रेस से जुड़ा हुआ आदमी नहीं हूँ। तो आप जितनी बातें कहते हैं वो मैं सुन लेता हूँ और उतनी बातें जहाँ कहनी चाहिए कह देता हूँ कि इस तरह की लोगों की भावना है। मेरा जो मुख्य उद्देश्य है या मैं जिस बात से सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ वो गांधी विचार है। और चूँकि आपके मुख्यमंत्री जो हैं अशोक गहलोत जी, वो गांधी विचार से अपने को जुड़ा मानते हैं। जैसा इन्होंने भी बताया, हमारा बहुत पहले का युवा संगठन है तरुण शांति सेना के नाम से, जो जयप्रकाश नारायण जी ने स्थापित किया था। उस संगठन के साथ अशोक गहलोत जी भी जुड़े और हम लोग उस संगठन को चलाने वाले लोगों में थे। तो उस तरह से 30-40 साल पुराना एक परिचय है हम लोग। तो जहाँ कहीं भी ऐसी संभावना दिखती है कि गांधी विचार की दिशा में कुछ काम किया जा सकता है, वहाँ मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ, बगैर इसका विचार किए हुए कि कौन सी पार्टी है जो ये काम कर रही है। तो एक तो ये मैं आपको अपनी पोजीशन साफ कर दूँ। दूसरी बात आपको ये कहना चाहता हूँ कि जितनी बातें आप कह रहे हैं
हर राजनीतिक दल के साथ यही सारा चल रहा है। राजनीति के चलने के तरीके अपने अपने हैं। कहीं कुछ ज़्यादा गड़बड़ नज़र आती है, कहीं गड़बड़ होती है लेकिन नज़र नहीं आती है। ये सब चलता ही रहता है, उसी में से राजनीति गुजरती है। लेकिन मैं भी आप लोगों की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि उदयपुर में भी और दूसरी जगहों पर भी काफ़ी अच्छा कांग्रेस के लिए मौका है। अगर समझदारी के साथ और ईमानदारी के साथ काम किया जाए तो कांग्रेस आज से ज़्यादा मजबूत होकर बाहर आ सकती है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो हमारे जलाने वाले लोग हैं, कांग्रेस के नेता लोग हैं, वो इतने नासमझ तो नहीं है कि जो बात हम लोग समझ पा रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन उनकी भी अपनी सारी सीमाएं और मजबूरियां हैं जिसके भीतर में कुछ काम करने की कोशिश हो रही है। ये सब जो फीडबैक आप लोग देते हो, ये भी फीडबैक ऊपर पहुंच ही जाता है और वो लोग भी सोचते हैं कि क्या रास्ता निकाला जाए। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि 1-2 महीने में राजस्थान की तस्वीर ज़्यादा साफ होगी और आप लोगों को ज़्यादा संतोष होगा कि सही दिशा में चलने की कोशिश हो रही है। मैं उसको इस तरह से कहता हूँ लोगों को कि एक ताकत है जो संविधान को मानकर चलना चाहती है और एक ताकत है जो संविधान के बाहर की ताकतों का इस्तेमाल करके चलना चाहती है। तो जो लोग संविधान में विश्वास नहीं करते हैं उन लोगों के लिए विकल्प बहुत सारे खुले हुए हैं, बहुत सारे रास्ते बने हुए हैं उनके करने के लिए। और आप देख ही रहे हैं पिछले 2014 से लेकर आज 2023 में हम लोग बैठे हैं, इस बीच में संवैधानिक तरीके से कितने काम हो रहे हैं और गैर संवैधानिक तरीके से कितने काम हो रहे हैं। तो आखिर संविधान तो किताब में लिखे हुए कुछ नियम हैं, अगर उन नियमों को आप नहीं मानते हो तो संविधान का आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अम्बेडकर जी ने जब संविधान पेश किया था उसी समय ये बात कही थी कि कोई भी संविधान कितना अच्छा और बुरा है ये इस पर निर्भर करता है कि उसको चलाने वाले लोग कितने अच्छे या बुरे हैं। तो हम लोग ये साबित करने में लगे हैं कि हम लोग बहुत बुरे लोग हैं। तो जो लोग ये साबित करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, अभी 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के गठन के बारे में एक फैसला किया। आज तक कभी कोर्ट को जरूरत नहीं पड़ी थी ये कहने की, लेकिन कोर्ट को ये जरूरत पड़ गई कहने की कि जिस तरह का चुनाव आयोग बनाने की कोशिश हो रही है वो संविधान के बाहर जाने की कोशिश है। तो उसको खींचकर फिर पटरी पर लाने के लिए उसने एक योजना बना के दी और कह दिया कि जब तक लोकसभा नया कोई कानून नहीं बनाती है तब तक ये फैसला है कि इसी तरह से आप चुनाव आयोग का गठन कर सकते हैं। ये अपने आप में सरकार के बारे में कितनी बड़ी टिप्पणी है, ये प्रेस को समझ में नहीं है। प्रेस का जो हाल हम लोग जानते हैं, कांग्रेस पार्टी से भी बुरा हाल प्रेस का है, क्योंकि प्रेस को अब कोई चीज़ समझ में नहीं आती है क्योंकि उसको कहीं से समझाया जाता है, मालिकों के द्वारा समझाया जाता हो, मालिकों के आकाओं के द्वारा समझाया जाता हो, वही सब चीज़ें सकती हैं। तो प्रेस को अब रद्दी बांटने के पर्चे के लायक भी नहीं रहे। इतना खराब हाल है। मैं खुद प्रेस का आदमी हूँ, संपादक रहा हूँ मैं। वहाँ से छोड़ा है काम और इस आदमी काम में आया हूँ, तो मैं जानता हूँ कि प्रेस क्या करता था और अब क्या कर रहा है। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि संविधान के बाहर जिन लोगों को जाने में दिक्कत नहीं है वो लोग देखें संविधान के बाहर जो खेल हो रहा है। लेकिन संविधान एक ऐसी मर्यादा है लोकतंत्र में जिसके भीतर अगर आपको फंक्शन करना है तो आपके ऊपर भी बहुत सारे प्रतिबंध लगते हैं। आप ये नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, इस तरह नहीं कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि मोटे तौर पर कांग्रेस ने गलतियां कमजोरियां करते हुए भी संविधान को एक दर्जे पर रखने की कोशिश की थी। वो रास्ता छोड़ दिया गया है। वो रास्ता छोड़ देना देश के लिए बहुत खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है, आपके पास प्रचार करने के बहुत सारे माध्यम हैं, तो आप कुछ भी प्रचार करते रहो, कहते रहो दुनिया में सबसे बड़ा नेता तो नरेंद्र मोदी है। लेकिन दुनिया के लोगों की नज़र में नरेंद्र मोदी क्या है वो भी हम लोग प्रकट देखते रहते हैं। तो इसलिए इन सब प्रचारों के आगे चलकर देखने की जरूरत यह है कि जिस दिशा में आप देश को ले जा रहे हो वो लोकतंत्र से विरोध की दिशा है
और ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि लोगों ने खुलेआम कह रखा है कि उनको इस संविधान में विश्वास नहीं है, उनको इस राष्ट्र के झंडे में विश्वास नहीं है, वो लोकसभा में विश्वास नहीं करते हैं, वो राष्ट्रपिता में विश्वास नहीं करते हैं, उनका झंडा कुछ और है, उनके पास संविधान की कुछ कल्पना और है, उनका कोई राष्ट्रपिता दूसरा ही है, उनका राष्ट्रगान भी कुछ और ही है। लेकिन चूंकि पिछले 70 सालों में मौका नहीं मिला था ये सब चीज़ों को आगे लाने का, तो ये बातें जरा पीछे पड़ गई थी। अब मौका मिला है तो ये सब बातें फूट कर सामने आ गई। तो हमको लगता है कि किसी भी स्वतंत्र सोच समझने वाले व्यक्ति के कान खड़े होने चाहिए कि जिस दिशा में हमारी आज़ादी की लड़ाई चली, जिन जिन मूल्यों को मान करके हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब कुछ खत्म होता जा रहा है। अब कोई ये नहीं कहता है हमारे देश में कि भाई विषमता का कोई हिसाब तो होना चाहिए। बड़े बड़े आंकड़े छप रहे हैं, दुनिया का सबसे अमीर दूसरा आदमी, दुनिया का सबसे अमीर चौथा आदमी, लेकिन दुनिया का सबसे गरीब आदमी कहाँ रहता है, उसकी बातचीत कोई नहीं करता है। तो सबसे अमीर में और सबसे गरीब के बीच की जो खाई है, वो खाई कितनी बड़ी हो गई है, जबकि संविधान ने हमको बताया था कि इस विषमता को कम करने की दिशा में काम करना है। लेकिन आज विषमता ही अपने आप में आभूषण बन गई है, उसका प्रचार किया जा रहा है। सारे सरकारी समारोहों का जो तरीका है, अगर आप लोगों को देख रहे होंगे तो किस स्तर पर वो समारोह हो रहे हैं, प्रधानमंत्री के दौरे कैसे होते हैं, प्रधानमंत्री का मंच कैसा बनता है, ऐसा कभी देश ने देखा नहीं था। और देश ने देखा इसलिए नहीं था कि गरीब था देश, इसलिए नहीं देखा था कि आप गलत है, ये हमने सीखा था। महात्मा गांधी ने हम लोग को बताने की कोशिश की थी कि सादगी में ही सुंदरता होती है। अब सिखाया जा रहा है कि नहीं, 10 बार कपड़े बदलने में सुंदरता होती है, अकल चाहे हो कि नहीं आपके। इतने कठोर शब्दों में ये बात कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा दिमाग पर बोझ है इस बात का कि किस दिशा में हम जा रहे हैं। तो चुनाव तो हमेशा ही होते हैं पार्टियों के बीच में, और हर चुनाव में कोई पार्टी जीतती है, कोई पार्टी हारती है, वो बहुत चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय यह है कि इस चुनाव में पार्टियों के बीच का चुनाव नहीं है, दिशा के बीच का चुनाव है। कौन सी दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं? एक गलत दिशा है और एक सही दिशा में चलने वाले, हो सकता है कमजोर लोग हों, ये लोग जिनको आप कांग्रेस कहते हैं या जिनको विपक्ष कहते हैं, ये लोग कमजोर लोग। लेकिन इन लोगों ने गलत दिशा में जाने की कोशिश नहीं की। आप बहुत मजबूत होंगे, लेकिन आप गलत दिशा में जा रहे हैं। तो एक बहुत तेज उड़ता हुआ हवाई जहाज जो जाकर एक्सीडेंट करने वाला है, उसमें आप बैठना चाहेंगे, या धीरे से उड़ने वाला एक जहाज जो लैंड करेगा ठीक से, उसमें बैठना चाहेंगे? ये फैसला देश को करना है। तो बिल्कुल एक नए तरह की परिस्थिति में ये चुनाव हो रहा है। आपके राजस्थान में ही सबसे पहले शायद चुनाव होगा, और फिर कई राज्यों में चुनाव होंगे, उसके बाद 24 का चुनाव आएगा जिसमें देश का चुनाव होगा। तो 23 से 24 तक के बीच के जितने चुनाव होने वाले हैं, उन सारे चुनाव में निर्णय का मुद्दा एक ही है। वो कहाँ हो रहा है ये फर्क छोड़ दीजिए, किस राज्य में हो रहा है, मुद्दा एक ही है कि क्या इसी दिशा में जा रहे हैं जहाँ से 14 से चलना हम लोगों ने शुरू किया था और आज ऐसी जगह पहुंचे हैं। हम लोग को ध्यान में आना चाहिए कि देश का पहला राज्य गुजरात है, जिसकी कोर्ट ने यह कहा कि हमारे यहाँ कोई मुकदमा नहीं चलाया जाए, ये मुकदमा देश के बाहर राज्य में चलना चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ की जुडिशरी पर हमारा भरोसा नहीं। तो जो दंगे हुए गुजरात में, मोदी जी के निर्देश में जो दंगे हुए, उन दंगों की जांच के लिए अदालत ने ही बाहर दूसरी अदालत को कहा कि आप सुनवाई करो, गुजरात में ही संभव नहीं। ऐसा आज तक कभी देश में हुआ था क्या? जुडिशियरी ही अपने एक विंग के बारे में अविश्वास प्रकट करे और सुप्रीम कोर्ट कहे कि सुनवाई बंबई में ले जाइए, गुजरात में नहीं होगी। ऐसा कभी नहीं हुआ था देश में। ये कैसी गिरावट है, इसका अंदाज कीजिए। अदालत तो आखिरी चीज़ है जहां हम लोग पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि संविधान ही कहता है कि अदालत में ही इन चीज़ों का फैसला होना चाहिए। लेकिन अदालत कहती है कि वो इतनी निष्पक्ष या ईमानदार नहीं रह गई है कि उसके यहाँ सुनवाई हो सकती है। ये सारे संकेत हैं जिस दिशा में हमको ले जाने की कोशिश कर रही है। आपने देखा ये नजीर साहब जो हैं रिटायर हुए और 2 दिन के बाद इनको गवर्नर बना दिया।
तो अभी तक तो कहते थे कि जो जजेस हैं वो रिटायर होते हैं उसके तुरंत बाद उनको किसी ऐसे पोस्ट पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होता है और राज्यसभा की सदस्यता ले लेता है और उससे पहले 4 सरकार समर्थक फैसले लेता है, उसका इनाम उसको मिलता है कि राज्यसभा की सदस्यता मिल जाती है या कहीं की गवर्नरशिप मिल जाती है। तो क्या ऐसे लोगों के हाथ में जुडिशियरी का सही निर्णय हो सकता है? ये सारे सवाल हैं जिनके बारे में प्रेस को चिंता करनी चाहिए, हर नागरिक को चिंता करनी चाहिए। तो कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको मौका मिला, किसको नहीं मिला, ये सब सवाल बहुत छोटे हो जाते हैं जब आप एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि हार जीत तो लोकतंत्र की होने वाली है। तो कभी इंदिरा गांधी ने भी यही खेल करने की कोशिश की थी, वो इतिहास को उलट कर देखना चाहिए। जो 74 का दौर था उसमें यही कोशिश थी जिसके खिलाफ हम लोग लड़े थे। 19 महीने जेल काटी है मैंने कांग्रेस की, तो इसीलिए कांग्रेस के साथ हमारी कोई दोस्ती नहीं है, उन मूल्यों के साथ दोस्ती है जिन मूल्यों की खिलाफत कभी कांग्रेस ने की थी तो उसको हराया था। आज ये लोग उसके खिलाफ जा रहे हैं तो इनको कैसे हटाया जाए वहां से, इसकी कोशिश में लगे हैं। और हम देख रहे हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में एक संभावना है कि इस लड़ाई को एक बार पलटा जा सकता है, इसीलिए उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी तरफ से इतनी भूमिका आप लोग अगर समझ लेंगे तो बाकी बातें समझना आसान है, उसका क्या उद्देश्य है, क्यों किया जा रहा है और उसके पीछे क्या थीम है? देखिए, हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में देश को ये समझाने की कोशिश की थी कि यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी नहीं रहते हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं। तो तुम्हारे धार्मिक विश्वास जो है वो तुम्हारे घर के भीतर है, घर के बाहर देश का एक ही विश्वास है, वो है संविधान के हिसाब से चलने वाला लोकतंत्र। उसमें गड़बड़ी भी होती रही है, कमजोरी भी होती रही है, कुछ लड़ाइयाँ भी होती रही हैं, दंगे भी होते रहे हैं, लेकिन हम एक रास्ता ढूंढकर आगे ही बढ़ने की कोशिश करते रहे। अब अचानक एक नई परिस्थिति हमारे सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि हिंदुस्तानी कुछ भी नहीं होता है, सारे धर्म जाति अलग अलग होते हैं, उन्हीं के नाम से उनको पहचानना चाहिए। प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति कहता है कि कपड़ों से लोगों को हम पहचानते हैं, तो अगर कोई प्रधानमंत्री ये कहे कि वो नागरिक को नागरिक के रूप में नहीं पहचानता, कपड़ों से पहचानता है, तो पूछना चाहिए कि तुम कौन सा कपड़ा पहनते हो, तुमको कैसे पहचाने? तो तुमको भी तो फिर किसी खाने में ही पहचानेंगे ना, तुमको भी देश का प्रधानमंत्री क्यों माने? तो जो प्रधानमंत्री अपनी औकात ही बहुत छोटी कर लेता है तो देश तो और भी गलत हो जाएगा। ये जो कौमी एकता सम्मेलन कर रहे हैं ये सिर्फ आपके उदयपुर में नहीं हो रहा है, देश में कई जगहों पर से करते हुए उदयपुर पहुंचे हैं। समाज को याद कराना चाहते हैं, खुद को भी याद कराना चाहते हैं कि अपनी एक पहचान अपने धर्म से बड़ी भी है। लेकिन सर एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आप पूरे देश को, दुनिया को, पत्रकारों को, सल्तनतों को, सबको ये समझाना चाह रहे हैं कौमी एकता का भाव जो है, लेकिन पिछले 2014 के बाद जिस समय की आप बात कर रहे हैं उस दरमियान आप देखिएगा कि आप जिस पार्टी से या जिसके फोरम पे औपचारिक और अनौपचारिक तौर पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप अपने लोगों को नहीं समझा पाए। 2014 से लेकर और टिल डेट जब आप और हम बात कर रहे हैं, आप देखिए कि आपके देश के अलग अलग राज्यों में मतलब इतनी तादाद में आपके जो कांग्रेसी लीडरशिप है वो छोड़ के जा रही है। जो एग्जिस्टिंग मतलब जो सिटिंग एमएलएज हैं वो छोड़ गए, ठीक है। आप गुजरात का उदाहरण देख लीजिए, मतलब आप कहीं भी चले जाइए। और दूसरी बड़ी बात ये कि इन सालों में ये जो 10 साल का वो है टेन्योर, इसमें आप जनता को नहीं समझा पा रहे हैं। यही तो वजह है कि उनका मत प्रतिशत पूरे देश में 33 से ज़्यादा पहुंच गया। कांग्रेस का जो समझाने चले उनका मत प्रतिशत इतना डाउन चला गया। तो ये दोनों चीज़ों में आपको लगता है कॉन्ट्राडिक्शन है, आप अपने लोगों को नहीं समझा पा रहे। वो लोग कंट्राडिक्शन नहीं है। अगर कंट्राडिक्शन ढूंढेंगे आप तो कहना पड़ेगा कि महात्मा गांधी तो फेल हो गए, क्योंकि आखिर में तुमको गोली मार दी। तो क्या गोली मारने से वो फेल हो जाते हैं? नहीं, उन्होंने एक दिशा जो बताई थी देश को चलने के लिए, देश वहां चलने की दिशा में चलना तैयार हुआ, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसी कोशिशें बहुत मुश्किल से होती हैं। तो जो कमी हो रही है, या आप जो कह रहे हैं कि देखिए 2 इलेक्शन ये लोग जीत गए,
लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि जीतने के तरीके क्या क्या हैं, किन किन तरीकों से आप जीत रहे हैं। मैंने कहा ना कि इलेक्शन के संविधान की किताब में जो लिखा हुआ है उस भावना को अगर आप नहीं समझते हो तो उसमें से ही बहुत सारे तरीके निकलते हैं जिससे आप जीत सकते हो। आप यही तरीकों से करके तो नीरव मोदी ने डुबाया ना, आप ही के तरीकों से चल करके अडानी जी डुबा रहे हैं। नहीं, ऐसे नियम से ही चल रहा है। ऐसे उदाहरण तो उनके पास भी बहुत है सर। सबके पास है। हम लोग जो जर्नलिस्ट हैं हम उनसे ही पूछते हैं, मैं आपसे हम उनसे ही पूछ रहा पूछते हैं हूँ तो कि वो अगर सबके पास ये तरीके मसला ये है हैं कि उनके पास भी ऐसे बहुत तो उदाहरण मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत उदाहरण यही साबित करते हैं कि इसमें से गलत रास्ते पे जा रहे हैं। बहुत उदाहरण का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मैं कल गलत काम करने लगूँ तो आप क्या कहेंगे? गलत काम करने के अवसर है इसीलिए गलत काम कर रहे हैं। रोक कौन रहा है उसको? सारे लोगों को अगर खरीदने की कोशिश में आप लगे हो तो बिकने वाला भी बुरा है और तुम खरीदने की कोशिश में लगे हो, तुम क्या कर रहे हो? तुम सिस्टम को भ्रष्ट बना रहे हो। तो कोई तो हो जो कहे कि नहीं, भ्रष्ट नहीं बनाना चाहिए सिस्टम को, तो सिस्टम तो भ्रष्ट हो ही सकता है। जैसे आपकी पूरी बैंकिंग सिस्टम भ्रष्ट हो रही है, बैंकों से ही आखिर कर्ज मिल रहे हैं। कि तो 10 सालों में हुआ है, 60 सालों में भी 60 सालों में भी हुआ है, तो इसीलिए कह रहे हैं कुछ रास्ते को बदलो। उस रास्ते को बदलने का काम जरा कठिन है, तो कठिन काम भी तो किसी को करना पड़ेगा। तो मैं जो कह रहा हूँ, जिस मन से कह रहा हूँ, आप उस मन से जोड़कर मत देखिए, इस बात को देखने की कोशिश कीजिए। हम लोग रोज दिन की पॉलिटिक्स में इतने उलझ जाते हैं कि पॉलिटिक्स का भी कोई बड़ा पहलू होता है ये हम नहीं देखते। तो ये पूछने के बजाय कि आप भी तो ऐसा करते थे, ये तो ऐसा ही है कि हम भी चोरी करते हैं, तुम भी चोरी करते हो, दोनों एक दूसरे की चोरी के बारे में चुप रहो। हम कहते नहीं, दोनों की चोरी के बारे में बोलो, जोर से बोलो, और जो चोर है उसको सिस्टम से बाहर निकालो। लेकिन सर जो बोल रहा था हट गए उस दिन बात खत्म हो गई। हटे नहीं, हटा दिए, जो भी कहिए, हटाने में भी तो आखिर किसी के कारण से सपोर्ट नहीं किया ना। हटाने के कारण में भी तो कहीं कंप्रोमाइज हुआ ना। ज्यादा ट्रेंड करने की कोशिश करो, यही एक प्रक्रिया है। राहुल गांधी ने जो कहा है फॉरेन में जाकर, लंदन में जाकर के, उसको आप क्या समर्थन करते हैं? पूरा समर्थन करते हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि अपने देश की कमजोरी के बारे में कहीं कहने से देश कमजोर हो जाता है। देश इतना प्लास्टिक का बना हुआ नहीं है, हजारों साल की परंपरा का देश है। इसकी कमजोरियों के बारे में किसी भी मन से बात करो, अगर कंस्ट्रक्टिव बात करते हो तो देश मजबूती होने वाला है। उससे किस बात के लिए घबराते हो? तुमको डर ये लगता है कि तुमने जो प्लास्टिक का एक ढांचा बना करके दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश की है वो कहीं कमजोर ना पड़े। तो तुम जानो तुमने क्या किया है।